ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। आज से हमारी मॉडर्न इंडिया की क्लास शुरू हो रही है और आज उसकी पहली क्लास है। तो आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो हमारी ऐसी फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी नहीं पर जो रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम आपसे सिलेबस डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया की, और उसके बाद हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे। So modern India, why we study modern India? Why do we need to understand modern India? Modern India हमें क्यों करनी है? What is the importance of modern India? So modern India, look, modern India is a very important component of our uh, history as well as today's politics. Because the institutions, so हमारी institutions हैं, जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, हमारी पार्लियामेंट या जो हमारी पुलिस, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं खुद वो यूपीएससी, तो ये सभी कहाँ डेवलप हुए हैं? ये सभी मॉडर्न पार्ट में, मॉडर्न इंडिया में ही डेवलप हुए हैं। तो आज जो हमें कुछ भी समझना है, जो हम अपने आसपास चीजों को देखते हैं, उन सब को हम मॉडर्न इंडिया के थ्रू ही समझ सकते हैं। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है मॉडर्न इंडिया को हमें इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि मॉडर्न इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो। और अगर आप ऑप्शनल लेकर के चल रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपके लिए तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी नहीं है। लेकिन जिनका ऑप्शनल नहीं है उनके लिए भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उनको भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो मॉडर्न इंडिया प्रीलिम्स स्टेज में और मेंस में दोनों ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। प्रीलिम्स में पिछले कुछ सालों में देखा गया है, जब 18 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन कम से कम आपको मॉडर्न इंडिया के मिल ही जाते हैं। सो ऑलमोस्ट 50% या समटाइम्स इवन मोर देन 50% क्वेश्चन कम फ्रॉम मॉडर्न इंडिया सेक्शन। हाँ, कुछ एक दो साल ऐसे रहे हैं जहां पे मॉडर्न इंडिया की शेयर थोड़ी कम हुई, पर इन जनरल मॉडर्न इंडिया की शेयर आपको हमेशा ज्यादा मिलेगी। ये यूपीएससी की बात है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वहां पे तो सबसे अधिक शेयर हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया की ही है। अगर 25-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें 15 क्वेश्चन लगभग मॉडर्न इंडिया के होते हैं। तो मोर देन 50% जो हिस्ट्री की सेक्शन है वो मॉडर्न इंडिया से ही है। तो प्रीलिम्स बिना मॉडर्न इंडिया के अगर मान लो निकाल भी लेते हो, चलो समहाउ आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते मॉडर्न इंडिया, और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उन सब के थ्रू भी आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। फिर जब आप मेंस में आओगे तो मेंस में जीएस पेपर 1 में 10 से 11 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं। उन 11 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से होते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन कम से कम 50 नंबर की वेटेज कैरी करती है। और अगर मॉडर्न इंडिया आपने तैयार नहीं किया है, इस 50 नंबर से आपको हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग तो करके जाएंगे। सो दिस 50 नंबर, 50 मार्क्स इन मेंस, एटलीस्ट 50 मार्क्स is a very big number, very big score, and therefore you cannot afford to lose marks in modern India. And without modern India, there is no selection in UPSC. So that makes modern India a priority topic for us to understand. Now the question comes, जैसे आप लोग कंप्लेन करते हैं कि हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, हिस्ट्री में फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें कोई सेंस नहीं है। हिस्ट्री में फैक्ट से ये मानता हो, पर वो फैक्ट्स आपको याद करने हैं और ये मुश्किल आपको लग रही है।
और बाकी सब्जेक्ट्स में जो फैक्ट्स हैं वो आपको इजीली याद हो जाते हैं। पॉलिटी में इतने इतने आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, कोर्ट केसेज हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के थ्रू लिखने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। मेंस में भी आपको उन चीजों को लिखने के लिए याद करना पड़ता है, तो वो आपको आर्टिकल्स याद होते हैं। इन्वायरमेंट में कौन सी इन्वायरमेंटल एक्ट है, कौन सी स्पीसीज आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी थ्रेटेंड है, कौन सी एक्सटिंक्ट है, ये सभी आप याद करेंगे, इसमें आप कंप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे हिस्ट्री की बात आती है तो आप तो इसमें कंप्लेन करने लगते हैं कि हिस्ट्री में फैक्ट्स बहुत है, फैक्ट्स बहुत याद रखना पड़ता है। तो फैक्ट्स तो सब में आपको पढ़ना पड़ता है, सब में याद रखना पड़ता है। हिस्ट्री में प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको फैक्ट्स के लिए चिंता नहीं करनी है। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट फैक्ट्स। हिस्ट्री में आप सही स्ट्रक्चर से अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फैक्ट्स, जिसको आप फैक्ट्स कहते हैं, तो वो बस एक एग्जाम्पल है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछती है कि मान लो किसी औरंगजेब के बारे में, और रहे और स्टेटमेंट रहे ऑप्शन में कि औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की अपॉइंटमेंट सबसे अधिक होती है, तो ये आपको एक फैक्ट लगेगी। पर एक्चुअली में अगर आपको कॉन्सेप्ट जान रहे हैं कि जब औरंगजेब को दक्कन में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, जब वो दक्कन कैंपेन कर रहा था, तो वो बड़ी संख्या में हिंदू मनसबदारों की नियुक्ति करता है। और डिस्पाइट औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी, औरंगजेब के समय में सबसे अधिक नंबर में हिंदू मनसबदार थे मुगल दरबार में, अकबर से भी थी। तो जिसको आप फैक्ट्स कहते हैं, और जो आपको फैक्ट्स जिसको मान करके आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, तो उसको आप कॉन्सेप्चुअली अगर समझ लेते हैं तो वो फैक्ट्स फैक्ट्स नहीं रह जाती है, वो आपके कॉन्सेप्ट का पार्ट बन जाती है। तो ये फैक्ट्स नहीं है एक्चुअली जो आपको दिक्कत देती है, ये हिस्ट्री की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जो आपको दिक्कत देती है। और दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हिस्ट्री को आप समझते हैं कि कहानी है, पर हिस्ट्री सिर्फ कहानी नहीं है। कहानियों के थ्रू हम सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस को समझते हैं, वो समझ है हिस्ट्री। सिर्फ कहानी पढ़ेंगे तो कहानी तो ठीक है, मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी बात है, वो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाती है, पर साथ ही आप अगर उसके चेंजेस को नोटिस करते हुए चलेंगे तो हिस्ट्री आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगी, और हिस्ट्री में फिर आपको फैक्ट्स याद करने की समस्या नहीं होगी। फैक्ट्स ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगे, रिकॉल रहेंगे। हाँ, थोड़ी रिवीजन तो करनी पड़ेगी, पर वो तो आपको हर सब्जेक्ट में करनी पड़ती है। तो मेरा कहना है कि हिस्ट्री को एक सही स्ट्रक्चर से पढ़ो, और फिर उसको रिवाइज जितनी रिक्वायर्ड है किसी भी सब्जेक्ट पे जो आप टाइम देते हैं रिवीजन में, तो बस वही हिस्ट्री को देना, इससे अधिक मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं कुछ भी। तो इतना अगर करोगे तो फिर हिस्ट्री आपके लिए समस्या नहीं होगी। इनफैक्ट हिस्ट्री विल बी योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स फॉर यू। और अगर जो आप बच्चे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिस्ट्री को ही अपना ऑप्शनल बनाना चाहेंगे, और इसका सबसे जो एक अभी एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल आपके सामने है। मैं खुद हूं, जब मैंने पहली बार तैयारी की थी यूपीएससी की, तो मैंने हिस्ट्री नहीं ली थी, मैंने सोशियोलॉजी ली थी, ये सोच करके कि सोशियोलॉजी तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, और मैंने सुन रखा था कि सोशियोलॉजी की तैयारी तो 3 महीने में ही हो जाती। पर जब पहली अटेम्प्ट मैंने दी थी तो मेरी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुई,
क्यों नहीं हुई? क्योंकि आधे सिलेबस में ही मेरा मन सोशियोलॉजी से उठ गया था। तो सोशियोलॉजी ये सोच करके, हालांकि सोशियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कुछ उसमें भी चीजें हैं जो आपको सोसाइटी को समझने में हेल्प करती हैं और आपको वो चीजें अपने आसपास दिखाई देंगी। पर फिर होती है कि अपने इंटरेस्ट की बात होती है। सोशियोलॉजी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बुरी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, पर मुझे नहीं जची। तो जब सेकेंड अटेम्प्ट थी तो उसमें मैंने डिसाइड किया था कि मैं हिस्ट्री लूंगा। उससे पहले तक मुझे हिस्ट्री से जैसा आप लोग को डर लगता है उसी तरह का डर मुझे लगा। लेकिन जब मैंने पढ़ा हिस्ट्री को तो मुझे फिर ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगा और मुझे लगा कि इससे लेकर के मैं आगे अपना जो अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो भी मार्केट में अवेलेबल मिथ है सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए भी हो सकती है। तो आप उन पे मत जाओ, क्योंकि कई सारे बाबा है मार्केट में, है ना, जो पीएचडी कर रहे हैं। और वो और उनमें से बहुत सारे लोग तो हैं जो आपको गलत गाइडेंस भी देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि वो इंटेंशनली आपको गुमराह करना चाहते हैं, वे खुद गुमराह होते हैं, वे खुद इधर उधर भटकते रहते हैं। और आप होता है कि आप नए नए कहीं जाते हैं और अपने सीनियर्स को देखते हैं, तो आप चाहते हैं कि उनकी एक्सपीरियंस से कुछ सीख लें। पर जरूरी तो नहीं है कि जो आप जिससे आप सीख रहे हैं वो उतने एक्सपीरियंस हो इस मामले में। तो खैर ये दूसरी मैटर है, मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि हिस्ट्री को जितनी आप मुश्किल समझते हैं उतनी मुश्किल है नहीं हिस्ट्री एक्चुअल में। और ये बात आप खुद इस चीज को आप बोलेंगे जब आप कुछ समय मेरे साथ बिता लेंगे यहाँ पे। तो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से मैं आपको बता सका, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग में भी, हमारे बात विचार में भी। और हम देखते हैं कि हिस्ट्री कितने चार्ज सब्जेक्ट होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स के लोग हों, चाहे वो हम आप जैसे आम लोग हों। अपने बातों में हम हिस्ट्री को जरूर एक बार इन्वोक करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ये चलती रहती है। तो why history is so important in politics? Because a number of ideologies on which various political parties are based, their roots take shape in history. उनकी जड़ इतिहास में है। So that's why frequently political parties and politically aware citizens regularly go back to history. Moreover, हम आप भी कभी भी देखते हैं, अपने दोस्तों से ही बात करते हैं, तो हमारी बातों में हिस्ट्री वाली सेक्शन बहुत ज्यादा होती है, एंशियंट पार्ट की भी होती है। मेडिवल तो ऐसी बर्निंग इशू रही है मुगल और सल्तनत पीरियड को लेकर के, खास करके अभी जो इन्वायरमेंट है जिस तरह की। और मॉडर्न इंडिया में भी हम गांधी, नेहरू, सावरकर, सुभाष बोस, इन सब के बीच कंपैरिजन, अंबेडकर, तो इन सब की आइडियोलॉजी के ऊपर हम लोग आपस में भी चर्चा करते रहते हैं। सो नॉट जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस, इन all over development, in all our understanding, we fall back to history. And that makes history, especially modern India, one of the most important subject for our examinations and for our general purposes as well. But here we will strictly adhere to the demands of our examination. This class is for UPSC, but
If you're preparing for other state PCS examinations, then syllabus is no different. So you can very well take part in the discussion. If even if you are preparing for other examinations as well. Moreover, if you are interested in learning history, then you are quite welcome. But एक चीज है जो मैं आपको प्रायर अब बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी आइडियोलॉजी को मन में बिठा करके इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस आइडियोलॉजी को इस क्लासरूम से बाहर रख के आए, क्योंकि कई बार होता है कि जो हम हमारी आइडियोलॉजी शेप होती है, तो वो कई बार पॉलिटिकल डिस्कशंस को देख करके होती है। एंड पॉलिटिकल डिस्कशंस ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करती है। और हिस्ट्री में दिक्कत ये है कि हिस्ट्री में खास करके एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस, but sometimes due to a scarcity of evidences and sometimes due to enormity of evidences, there are different interpretations of history or historical events. So every ideology or every political parties derive their legitimacy from history, from the same evidence but through different interpretations. Therefore, I must tell you beforehand, history is a social science subject, and in social science, nothing is 100% true and nothing is 100% wrong. There is some element of wrong in some events, and there is some element of truth in the wrong as well. So nothing is 100% true, nothing is 100% wrong. Everything is in between truth and false. I hope you understood this. So having said that, let's begin our today's class. Today's classes will be all about introduction. So first thing first, जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो हमें उसके सिलेबस को जानना जरूरी हो जाता है। सिलेबस को क्यों जानना जरूरी है, और अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो फौरन सिलेबस को देखें और पीवाईक्यू को देखें, क्योंकि ये दोनों चीज किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले इन दोनों चीजों को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू को सॉल्व मत करना, अभी पीवाईक्यू को बस देखो, क्वेश्चंस को देखो। रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है कि जब भी आप सिलेबस को देखते हैं तो आपको पता चलती है कि आपको क्या पढ़ना है, और जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आपको पता चलती है कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वैसे मान लो आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी और आपका कोई फ्रेंड है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, और मैं आपको भी मॉडर्न इंडिया की एक बुक दूं और सेम बुक आपके दोस्त को भी दूं, तो उसी बुक को पढ़ने का आपका तरीका अलग होगा और आपके दोस्त का तरीका अलग होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही एग्जामिनेशंस की डिमांड अलग अलग है। तो जो आपके एग्जामिनेशन की डिमांड है वो आपको कैसे पता चलेगी? वो आपको पता चलती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। इसलिए तैयारी के समय सबसे पहले जरूरी है कि आप सिलेबस को देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। इनिशियली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश मत करना, बस क्वेश्चन को देखना। ये देखो कि क्वेश्चंस क्या पूछ रही है, क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस थीम से है, क्वेश्चन सिलेबस के किस पार्ट से है, किस सेंटेंस से वो क्वेश्चन बनी है। तो इन चीजों को शुरुआत में आपको देखना है। तो जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे शुरू के कुछ दिनों में,
तो आपको एक कनेक्शन दिखने लगेगी सिलेबस और पीवाईक्यू के बीच, और आपको समझ में आने लगेगी कि अब जब भी आप कोई भी बुक उल्टाएंगे तो उस बुक में से आप किस इंफॉर्मेशन को और किस आइडिया को किस तरह से लेंगे, ये आपके माइंड में ये चीज तैयार होने लगेगी ऑटोमेटिकली। इसलिए सबसे पहले सिलेबस आपको देखना है आज, और दूसरा पीवाईक्यू देखना है। एक और चीज है, मैंने आपको पिछली क्लास जब आपको एक अप्रोच वाली वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें कुछ ऐसे लगभग 100 लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है। तो उसमें मैंने आपको एक टास्क दिया था। वो टास्क ये था कि बिपिन चंद्र की जो एनसीईआरटी है उसमें से कुछ ऐसे 100 पेजेस थे, वो आपको पढ़ने थे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने पढ़ा होगा, आप सीरियस कैंडिडेट हैं यूपीएससी के लिए, तो यही सोच के मैं चलता हूं कि आपने उसको पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास समय है, तो कुछ पेजेस उसके इनिशियल के कुछ पेजेस भी पढ़ लें। देखो, नहीं भी पढ़ोगे और यहाँ पे ब्लैंक भी आओगे तो भी सीख के ही जाओगे, लेकिन पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि जो भी आप क्लास में पढ़ने वाले होते हैं, अगर उसको पहले से पढ़ के आते हैं तो आपको क्लास में समझ ज्यादा आती है। पॉइंट बस यही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चीजों को पहले से पढ़ के आए। आपके पास मटेरियल है, आपके पास बुक्स हैं, बुक रिसोर्स भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप उनमें से ही कुछ टॉपिक जो भी मैं आपको बताता हूँ, और वैसे भी आप एंटिसिपेट तो कर ही सकते हैं, मैं तो आपको बताता ही चलूंगा कि क्या आप पढ़ने वाले हैं, तो वहां से भी आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी, आपसे ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि आप इसको पहले से पढ़ के रखेंगे। तो वी मस्ट टॉक अबाउट सिलेबस फर्स्ट। तो सिलेबस ये जो है आपके सामने, तो सिलेबस में सबसे पहले इंडियन कल्चर, ये तो एंशियंट और मेडिएवल की बात। एंशियंट और मेडिएवल में, ये एंशियंट मेडिएवल की आप यहाँ पे देखो, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, ये बस हिस्ट्री नहीं है एंशियंट और मेडिएवल की, ये एंशियंट मेडिएवल की हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये आर्ट एंड कल्चर की सेक्शन, इंडियन कल्चर की सेक्शन है। इसके जो टॉपिक्स हैं, salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern time, तो ये है आर्ट एंड कल्चर की टॉपिक। पर एंशियंट पार्ट या मेडिवल पार्ट इसके थ्रू पूछी जाती है, इस कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाती है। इसके ऊपर हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे जब एंशियंट इंडिया की क्लास में। हमारी ये जो क्लास है, ये जो कोर्स है, वो मॉडर्न इंडिया के ऊपर है। तो मॉडर्न इंडिया की सिलेबस को हम एक बार देख लेते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में आपसे क्या पूछी जा रही है, आपके लिए क्या सिलेबस दी गई है। तो मॉडर्न इंडिया में आपके लिए सिलेबस है फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, ये कब की बात कर रही है, कर रही है बात मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1750s के बाद की बात कर रही है। 1750s ऑनवर्ड्स की हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। until the significant until the present significant events, personalities and issues। अब इसका क्या मतलब है, प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स? तो प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स तो आज भी है, 2026 भी प्रेजेंट है, तो क्या हिस्ट्री में करंट अफेयर्स भी पूछेंगे? सिलेबस को देखकर तो यही लगती है कि प्रेजेंट का मतलब, तो प्रेजेंट तो उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया। सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज, इशू, पर्सनैलिटीज में तो मोदी जी भी है, इशू में तो पेपर लीक भी है, तो क्या ये सभी पूछेंगे हिस्ट्री में? सिलेबस देख करके तो यही लगती है।
इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारी पीवाईक्यू क्या में क्या पूछी जा रही है, बिकॉज पीवाईक्यू गिव्स अस द डायरेक्शन। तो जब हम पीवाईक्यू को देखते हैं तो पीवाईक्यू में हमने देखा कि प्रेजेंट इवेंट्स में 1970s तक की जो भी इवेंट्स हैं वो पूछी गई है, और इस चीज को हम तो वैसे भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कवर करते हैं। पर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी घटनाएं हो रही हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे अभी 2026 है, तो मान लो कि 50 साल पहले क्या हुए थे, 1976 में क्या हुए थे, 1926 में क्या हुए थे, 100 साल पहले। तो ये सारी चीजें न्यूज में होती हैं अक्सर, क्योंकि इसकी 100 साल हो गई। अगर 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनी थी, तो 2026 के पेपर में पूछी गई वो चीज, प्रीलिम्स पेपर में पूछी गई थी। तो करंट इवेंट्स जिसकी मान लो कोई एनिवर्सरी है, कोई सेंटेनरी उसकी वो एनिवर्सरी वगैरह है, तो उन इवेंट्स को आप करंट इवेंट्स में देख सकते हैं। मोर ओवर किसी पर्सनालिटीज की 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, किसी की जयंती की या बर्थ या किसी के डेथ की, तो आप उस चीज को करंट इवेंट्स में, प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स में उस चीज को पढ़ सकते हैं। या कोई अगर किसी की आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी भी होती है कि समय समय पर वो आइडियोलॉजी सरफेस करती, वो कोई आइडियोलॉजी सरफेस करती है, तो फिर उस तरह की आइडियोलॉजी, उस तरह की पर्सनैलिटीज को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के पहली पार्ट। कहाँ से पूछी जाएगी? फ्रॉम 1750। 1750 का मतलब है कि 1750 में जो हमारे इंडिया में मुगल की तो डिक्लाइन हो चुकी थी, हालांकि मुगल अल्टीमेटली 1857 के बाद ही मुगल रूल खत्म मानी जाएगी, पर इन ऑल प्रैक्टिकल cases, Mughal rule had already ended by the end of 18th century. But after 1750, regional kingdoms और ईस्ट इंडिया कंपनी और अदर यूरोपियन कंपनीज के बीच डोमिनेंस की कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, और कई तरह के लड़ाइयां भी होती है उनके बीच। तो उन लड़ाइयों से, उनके कारण, उनके इफेक्ट, उनके परिणाम, ये सभी आपसे इस पीरियड में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल एक अलग से स्पेशली टॉपिक दी गई है। इसका मतलब है कि फ्रीडम स्ट्रगल से तो आपको क्वेश्चंस रहेगी ही रहेगी। इसमें भी आपको दी गई है, क्लियरली आपको बताई गई है कि इट्स वेरियस स्टेजेस। तो फ्रीडम स्ट्रगल के कितने स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को पहले आप समझ लो। एंड important contributors and contributions from different part of the country। तो किसी भी कोने से कोई भी कंट्रीब्यूटर है, उनके बारे में आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है, उनकी पर्सनैलिटीज के बारे में, उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में पूछी जा सकती है। तो ये आपके सिलेबस की पार्ट है। फिर आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में वही है कि जब इंडिपेंडेंस मिलती है आपको, तो उसके बाद जो कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन होती है स्टेट्स की, उसके बारे में पूछी जा रही है। और जो करंट जो प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करके देखा गया है, तो यहाँ पे आपको 1970s तक की जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इशूज हैं, तो वो इशूज भी आपसे पूछी गई है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। फिर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन एट मैक्स हमें देखने को मिलते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन नहीं रहती है, पर जो कि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि जब आप अपेयर होंगे उस समय 5 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री पे पूछ लें, ये कह के कि तो सिलेबस में तो हमने डाला ही हुआ है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको कवर कराई जाएगी, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपसे पूछी जाएगी इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी से जो भी इवेंट्स हैं,
सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब ये देखो, ये जो वर्ड है इसकी सच एज, ये एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं कि क्या है, ये कहे सच एज, तो सच एज में तो फिर कुछ भी हो सकती है ना। सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, ये सभी तो एग्जाम्पल्स हैं, और सच एज मतलब इसका मतलब कि और भी चीजें हैं जो आपने यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया। पर फॉर्चुनेटली यूपीएससी इससे अलग नहीं पूछी है अभी तक, तो इसलिए हम इन सारी चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। और कई तरह के जो पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं, कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, और एटसेट्रा, तो एटसेट्रा में फिर पता लगाएंगे कि और कौन कौन सी पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं वर्ल्ड लेवल पे। जैसे जर्मनी में नाजिज्म थी उस समय में, तो देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, तो इनको हम वहां पे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनको भी हम वहां पे कवर करेंगे। ये जो पर्टिकुलर कोर्स है मॉडर्न इंडिया की, तो इसमें आपको मेजरली 1750s के बाद से, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के बाद की घटना से आपको जानकारी रखनी है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट मेरा मानना है कि सेकेंड हाफ को पढ़ना है अगर, तो आपको कहीं ना कहीं वर्किंग नॉलेज तो होनी चाहिए फर्स्ट हाफ की भी, तभी तो आप ट्रांजिशन दिखा देखेंगे, आपको पता चलेगी कि चीजें क्या बदल रही हैं, कैसी बदल रही है। इसलिए जो मैं आपको कवर कराऊंगा वो आपको 18th सेंचुरी में पूरी कवर कराऊंगा। पर 18th सेंचुरी से के फर्स्ट हाफ में आपको कुछ भी ऐसा लिखना नहीं है, ना उसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। 18th सेंचुरी को बस आपको फर्स्ट हाफ को समझना है। तो ये हो गई हमारी सिलेबस की बात। अब पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में एक्चुअली मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि मॉडर्न इंडिया को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो मॉडर्न इंडिया को सुगमता के लिए, आसान बनाने के लिए, मॉडर्न इंडिया को मैंने 3 सेक्शंस में बांटे थे। और वो 3 सेक्शन थे जिसमें पहली सेक्शन थी कि 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी को भी मैंने 2 पार्ट में बांटा। 18th सेंचुरी को भी 2 पार्ट में मैंने बांटा। मैंने आपको बताया कि 18th सेंचुरी को हम फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी और सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ में क्या ट्रांजिशन हो रही है, कैसे ट्रांजिशन हो रही है, सेकेंड हाफ में जो ट्रांजिशन हो रही है वो क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। फिर हम आएंगे सेकेंड सेक्शन में जो हमारी कॉलोनियलिज्म की सेक्शन है। तो कॉलोनियलिज्म मैंने आपको बताया कि एक ऐसी विचारधारा है जो कैपिटलिज्म के साथ आई, और जो ब्रिटेन में जो कैपिटलिज्म है वही इंडिया के केस में कॉलोनियलिज्म है। अब कॉलोनियलिज्म में भी हम देखते हैं कि स्टेज बाय स्टेज इवोल्यूशन हो रही है। तो सबसे पहले कॉलोनियलिज्म में हम कॉमर्शियल फेज देखते हैं, राइट, कॉमर्शियल फेज या मर्केंटाइल फेज। कॉमर्शियल फेज के बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियल फेज, क्योंकि ब्रिटेन में अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गई थी, मशीन बन रहे थे, फैक्ट्रीज बन रहे थे। और इंडस्ट्रियल फेज के बाद आती है फाइनेंशियल फेज। इन तीनों फेजेज में इन तीनों फेजेज में ब्रिटिश की इंटरेस्ट अलग अलग थी। हालांकि इंटरेस्ट तो यही थी कि भारत को एक्सप्लॉइट करना और यहाँ के रिसोर्सेज से अपने मदर कंट्री को, मेट्रोपोलिस को, जो इस केस में ब्रिटेन है, उसको एनरिच करना, उसको रिच करना, उसको ग्रो डेवलप कराना। पर जैसे जैसे कॉलोनियलिज्म के फॉर्म में चेंज आएगी तो ब्रिटिश की पॉलिसीज भी अकॉर्डिंगली यहाँ पे बदलती चली जाएगी। अब पॉलिसीज जो बदलेगी तो पॉलिसीज कई तरह के होंगे, पॉलिसीज को भी हम अलग अलग कंपोनेंट में बांट के पढ़ेंगे। तो पॉलिसीज को जो हम पढ़ेंगे तो पॉलिसीज को भी हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पॉलिसी,
एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक ही के अंदर आएगी, पॉलिटिकल के अंदर ही आएगी। तो पॉलिटिकल में आएगी पॉलिटिकल एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन, फिर पॉलिटिकल के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर सोशल पॉलिसी और फिर कल्चरल पॉलिसी। तो इन चार पांच सब हेडिंग के अंदर हम ब्रिटिश के पॉलिसीज को पढ़ेंगे। कॉमर्शियल फेज में देखेंगे ब्रिटिश की पॉलिटिकल पॉलिसी कैसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी, सोशल पॉलिसी कैसी थी, कल्चरल पॉलिसी कैसी थी। फिर जब इंडस्ट्रियल फेज आएगी तो हम देखेंगे कि अब पॉलिटिकल पॉलिसी में क्या चेंज हो रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या चेंज हो रही है, सोशल पॉलिसी में क्या चेंज हो रही है, कल्चरल पॉलिसी में क्या चेंज हो रही है। सिमिलरली जब ट्रांजिशन फाइनेंशियल फेज में होगी कॉलोनियलिज्म के, तो हम यहाँ फिर से देखेंगे कि ब्रिटिश की पॉलिसीज में एक बार फिर से चेंजेस आ रही है, और हम यहाँ पे एक बार फिर से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल पॉलिसीज को अंडरलाइन करते हुए इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर कॉलोनियलिज्म जब हमारी हो जाएगी तो उसके बाद हम आ जाएंगे नेशनलिज्म में। अब नेशनलिज्म में नेशनलिज्म में सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि नेशनलिज्म होती क्या है, ये आई कहां से, और जो वेस्टर्न कंट्रीज की ये उपज थी नेशनलिज्म, वो जब कॉलोनीज में आई तो इंडिया में किस फॉर्म में आई, क्या इंडिया की नेशनलिज्म ब्रिटेन की नेशनलिज्म की जैसी ही थी या उससे अलग थी। तो ये इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नेशनलिज्म जो इंडिया में थी वो आई इन द फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल, और इसकी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी वो हमें दिखती है पीजेंट्स और ट्राइबल्स की रिबेलियंस में। हालांकि वो नेशनलिज्म नहीं है, नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक नेशन होने की भावना। तो पीजेंट और ट्राइबल रिबेलियंस फुल फ्लेज्ड नेशनलिज्म नहीं आती, नहीं मानी जाती है, इसलिए हम उसको कहते हैं प्रोटो नेशनलिज्म। क्या कहते हैं उसको? प्रोटो नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म में सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटो नेशनलिज्म। प्रोटो नेशनलिज्म का मतलब है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पीजेंट्स और ट्राइबल की रिबेलियन। प्रोटो नेशनलिज्म के बाद जो ब्रिटिश के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है वो हमें कल्चरल स्फेयर में देखने को मिलती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कल्चरल नेशनलिज्म, और कल्चरल नेशनलिज्म में जो हमारी टॉपिक्स होंगे वो होंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। उसमें भी दो धाराएं हैं, दो ब्रांच है, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। तो उसको जब हम पहुंचेंगे वहां पे तो वहां पे हम उसको डिटेल में समझेंगे और कवर करेंगे। कल्चरल नेशनलिज्म के बाद फिर हमारी नेशनलिज्म जो आती है उसको कहते हैं पॉलिटिकल नेशनलिज्म। इसके बाद आएगी हमारी तीसरी पार्ट, वो है पॉलिटिकल नेशनलिज्म। अब पॉलिटिकल नेशनलिज्म में फिर से हमारे पार्ट्स बनेंगे। इसमें मेजरली हम पढ़ेंगे कांग्रेस की मूवमेंट, और कांग्रेस की मूवमेंट में हम तीन फेजेस में पढ़ेंगे, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन फेज। इसके अलावा भी, कांग्रेस के अलावा भी कई सारे मूवमेंट्स हैं, दलित मूवमेंट है, वर्किंग क्लास मूवमेंट है, वुमेन्स मूवमेंट है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो उन सारे मूवमेंट्स को भी हम पॉलिटिकल नेशनलिज्म के अंतर्गत पढ़ेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि चूंकि नेशनलिज्म एक कॉन्सेप्ट थी और एक बाइंडिंग फोर्स थी जो डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में जोड़ रही थी, और ये ग्रुप्स आपस में जुड़ करके ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। ब्रिटिश
यहाँ पे चुप रहने वाले नहीं थे, ब्रिटिश ने भी पॉलिसीज अपनी बनाई डिवाइड एंड रूल करने की। तो नेशनलिज्म के अगेंस्ट उन्होंने कम्युनलिज्म को इनकरेज करना शुरू किया। तो यहाँ से हमारी दो धारा बनेगी फ्रीडम मूवमेंट की, एक बनेगी नेशनलिज्म की धारा, एक बनेगी नेशनलिज्म की धारा और दूसरी हमारी बनेगी कम्युनलिज्म की, नेशनलिज्म की और कम्युनलिज्म की। नेशनलिज्म के धारा में हम आगे चलेंगे तो हमें मिलेगी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, और कम्युनलिज्म की धारा से हम आगे चलेंगे तो हमारा हो जाएगा, हमारी कंट्री की पार्टीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आकर के हमारी मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद बचती है कुछ सेक्शंस जो पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में उसको कवर करते हैं। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम आपको समझ में आनी चाहिए, ये आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये स्कीम आप नहीं समझेंगे, हालांकि आप इस चैनल पे बने रहो, हमारे साथ आगे चलो, हमारे साथ पढ़ो, तो मैं आपको ये स्कीम याद ही करा दूंगा। पर मेरा कहने का मतलब है कि ये स्कीम आपको इसमें याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस स्कीम से पढ़ते हैं तो आपको एक क्लैरिटी रहती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप ये पार्टिकुलर चीज क्यों पढ़ रहे हैं। आपको समझ में आएगी अच्छा ब्रिटिश ने ये पॉलिसी निकाली, क्यों निकाली, क्योंकि ब्रिटिश का इंटरेस्ट ऐसा है। ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट किया 1793 में, तो वो ब्रिटिश की कॉमर्शियल फेज थी। लेकिन जब ब्रिटिश रैयत वाली सेटलमेंट कर रहा है या माल वाली सेटलमेंट कर रहा है, वो ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल फेज में, तो वो ब्रिटिश की दूसरी डिमांड थी। उस समय ऑब्जेक्टिव चेंज हो गई थी, उसकी नेचर परमानेंट सेटलमेंट से अलग थी। तो ये चीज आप समझ पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि जो ब्रिटिश शुरुआत में सती सिस्टम के बारे में कुछ नहीं कहा, वही ब्रिटिश 1820s में आकर के सती सिस्टम को क्यों एबॉलिश कर रहा है। और सेम वही ब्रिटिश 1857 के बाद के रिवोल्ट के बाद सती सिस्टम को फिर क्यों होने दे रहा है, सोशल रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहा है। बीच में ऐसा क्या हुआ जो सोशल रिफॉर्म्स कर रहा है, ना उससे पहले सोशल रिफॉर्म्स कर रहा था ना उसके बाद कर रहा था, बीच में अचानक सोशल रिफॉर्म करने लगा, इसमें ब्रिटिश का क्या इंटरेस्ट। तो आपको ये चीज जब तक समझ में नहीं तब तक आपको हिस्ट्री मुश्किल ही लगेगी। लेकिन अगर ये चीज आपको समझ में आती, ये स्कीम आप समझ जाएंगे, तो फिर आपके लिए हिस्ट्री बाएं हाथ तक के हो जाएगा उस दिन। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि ये स्कीम आपको मैं फिट कर दूं, सेट कर दूं आपके दिमाग में। बस आपको यहाँ पे हमारे साथ चलते रहना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी सिलेबस और ये हमने कर ली स्कीम की बात एक बार फिर से। अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, और टॉपिक हमारी कहती है, सिलेबस कहती है कि मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1750s के बाद। और 750s में हम जब पहुंचेंगे तो 750s में हम देखते हैं कि मुगल की डिक्लाइन वहां पे हो चुकी है, या कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चल रही है, डिक्लाइन तेज हो चुकी है। और 1750s में जो रीजनल किंगडम्स थे, रीजनल किंगडम्स आपस में लड़ रहे हैं, ब्रिटिश उसका फायदा उठा रही है, और ब्रिटिश एक एक करके सारे रीजनल किंगडम्स को जीत रही है। और ब्रिटिश एक ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल टेरिटोरियल अथॉरिटी की तरफ अग्रसर हो चुकी है। पर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं और कैसे हो रही है, क्यों मुगल डिक्लाइंस कर गए, कैसे रीजनल किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आए, और कैसे ये रीजनल किंगडम्स ब्रिटिश के पैरों के तले रौंदे चले गए, इन सब को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ट्रांजिशन को समझेंगे 18th सेंचुरी की। तो 18th सेंचुरी के ट्रांजिशन को समझने के लिए हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हालांकि ये जो पोर्शन है ये मिडिवल इंडिया में है, इसलिए और वहां पे हम इसको एक्सटेंसिवली डील करते हैं, इसलिए हम इस पोर्शन को 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ डिटेल में कवर नहीं करेंगे।
लेकिन हम इसको कम से कम इतना समझ लेंगे कि जो हमें आगे की चीजें समझने में आसानी आसानी हो। तो जैसा कि आपको पता है कि 1526 में बाबर इंडिया आया और इब्राहिम लोदी के साथ, जो आखिरी दिल्ली सुल्तान था, उसके साथ बैटल ऑफ पानीपत हुई। इब्राहिम लोदी को हरा करके वो भारत में मुगल शासन की, मुगल वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश की नींव। लेकिन 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो काम था अपनी कंकर्ड टेरिटोरीज को कंसोलिडेट करने का, तो वो कंसोलिडेशन बाबर बीच में ही छूट जाती है। तो जब कंसोलिडेट नहीं होती है, तो जो यहाँ पे रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स थे, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रूलर्स थे, वो एक बार फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अपनी अपनी जो भी लॉस्ट टेरिटोरीज हैं, लॉस्ट प्रॉपर्टी है, उन सबको वापस से रिगेन करने की कोशिश करते हैं। तो जब हुमायूं बाबर को सक्सीड करता है, तो हुमायूं को शुरुआत में इन सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बाबर ने जो कंकर टेरिटोरीज कंकर की, उसको हुमायूं जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन हुमायूं का शासन जब हम देखते हैं, तो हुमायूं का शासन लड़खड़ाते हुए ही रहा। हुमायूं को कांस्टेंट स्ट्रगल करनी पड़ी। सबसे पहले उसको सक्सेशन की स्ट्रगल करनी पड़ी अपने भाइयों के बीच। उसके भाइयों ने भी बारी बारी से हुमायूं को धोखा दिया। फिर बाद में जब वो सब कुछ सही कर लेता है, अपनी सक्सेशन हासिल कर लेता है, क्लेम कर लेता है, अपनी क्लेम हासिल कर लेता है, तो उसका सामना हो जाता है शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी के साथ दो बैटल होते हैं, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ, एक और हुई थी बैटल ऑफ, दो बैटल हुई थी हुमायूं के साथ। एक तो चौसा की लड़ाई हुई थी और बैटल बैटल ऑफ घाघरा आई थी। तो बैटल ऑफ घाघरा हुई थी, बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी। बैटल ऑफ घाघरा तो बाबर ने लड़ी थी। हाँ, अफगान के साथ बाबर ने बैटल ऑफ घाघरा लड़ी थी। तो बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं दोनों शेरशाह सूरी के साथ इसकी लड़ाई होती है, और दोनों ही लड़ाई में अनफॉर्चुनेटली हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है और हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ता है। तो इसी भागने के क्रम में अकबर की जन्म होती है। लेकिन जन्म होते ही अकबर को उसका जो हुमायूं का भाई था कामरान, कामरान किडनैप कर लेता है। और हुमायूं फिर जब वापस आता है शेरशाह की डेथ के बाद, हुमायूं वापस से अपने यहाँ पे अथॉरिटी रीस्टेब्लिश करता है, कामरान को दंडित करता है, अकबर के साथ वापस मिलता है। तो ये सारी एपिसोड्स होते हैं। और जो फाइनली जो हुमायूं की रोल लड़खड़ाते हुए चली, वो आखिर आखिर में हुमायूं की डेथ भी सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिर करके उसकी डेथ हो जाती है। हुमायूं की डेथ 1556 में हुई, 1555 1556 में। और इस समय अफगान भी, एक्चुअली जो शेरशाह सूरी का आखिरी वारिस था, मतलब जो लास्ट रूलर था उस सो डायनेस्टी, तो उसका प्रधानमंत्री था, उसका मेन चीफ मिनिस्टर था हेमचंद्र, या जिसको शॉर्ट में हेमू कहते हैं। तो के साथ हेमू के सहायता से सू डायनेस्टी काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी, खास करके ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में बिहार में सू डायनेस्टी की बेस बनी हुई थी। लेकिन वो वहां से बंगाल को भी कंट्रोल कर रहा था। तो हेमू जब तक था, तो हेमू के साथ मिलकर के सू डायनेस्टी एक बार फिर से अपना सर उठाने लगी। और लास्ट में आखिरी में हेमू अलग हो जाता है और खुद चाहता है कि वो भारत का बादशाह बने। पर अब उसका सामना होना था अकबर के साथ, जो 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर और हेमू की मुलाकात होती है, लड़ाई होती है, जिसमें हेमू की डेथ हो जाती है।
तो ये दूसरी बैटल थी पानीपत की। पहली बैटल कौन सी थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें मुगल वंश की फाउंडेशन रखी गई। दूसरी लड़ाई हुई पानीपत की हेमू और अकबर के बीच, जिसमें मुगल वंश एक बार फिर से यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। पानीपत में एक और लड़ाई होगी आगे चल करके 1761 में, वो होगी मराठा और अफगान के बीच। अफगान के लीडर थे अहमद शाह अब्दाली। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट बैटल्स है पानीपत के, इसके अलावा छोटे मोटे बैटल्स होते रहे हैं, पर ये जो तीन बैटल्स हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इन तीनों बैटल्स भारत में साम्राज्य की नींव रखी। इसलिए 2017 में आई थिंक यूपीएससी ने पूछा, जीएस पेपर में पूछा था कि क्या कारण है कि जितने भी अर्थ शेकिंग लड़ाइयां हुई वो पानीपत के मैदानों में हुई। तो पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई, तो ये चीज आप समझेंगे क्यों लड़ाई हुई पानीपत में, वाई सो मेनी अर्थ शेकिंग बैटल्स हैपेंड इन पानीपत ओनली। तो इस चीज को भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो खैर यहाँ पे अकबर 1556 में एक बार फिर से अपनी मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, पर अकबर के सामने अब जरूरत है कि बिखरे हुए साम्राज्य को समेटना, कंसोलिडेट करना। और अकबर की जो पॉलिसीज थी, जिसमें खास करके तीन पॉलिसीज है जिसकी वजह से अकबर सक्सेसफुल और एक महान शासक बन सका। वो तीन पॉलिसीज हैं: पॉलिसी ऑफ सिंक्रेटिज्म, पॉलिसी ऑफ एकोमोडेटिंग डिसेंट एंड, और तीसरी पॉलिसी है मनसबदारी सिस्टम। ये तीन अकबर के ऐसी पॉलिसी है, ऐसी अरेंजमेंट है जिसकी वजह से अकबर ने भारत में मुगल रूल को एक महान एम्पायर में कन्वर्ट कर दिए। तो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग मुगल एम्पायर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो पॉलिसी ऑफ सिंक्रेटिज्म का मतलब है कि अकबर ने यहाँ पे रिलीजियन में या कल्चरल स्फेयर में सूझबूझ दिखाई। उसने डिफरेंट कल्चर्स को आपस में जोड़ा और अपने डिफरेंट कल्चर्स को, जो डाइवर्स कल्चर्स थे और डाइवर्स उसके सब्जेक्ट्स थे, उन सब को एक एम्पायर के अंदर बांध कर दिया। दूसरी पॉलिसी उसकी थी कि डिसेंट को उसने एकोमोडेट किया। डिसेंट को कहते थे फितना। तो फितना मतलब कि जो राजपूत रूलर्स थे वे ऑटोनोमस रहना पसंद करते थे। अकबर ने को एकोमोडेट किया तो मनसबदारी सिस्टम का पार्ट बना करके उनके किंगडम्स को अनटच्ड रखा, उनको उनके किंगडम्स में कंप्लीट ऑटोनोमस दी, लेकिन उनके किंगडम्स को वाइडर मुगल रूल के, मुगल एम्पायर के अंदर ले आए। तो इस तरह से अकबर ने डिसेंट को, फितना को, विद्रोह को भी अपने एम्पायर में इकोमोडेट किया। और तीसरी पॉलिसी है मनसबदारी सिस्टम, द आयरन फ्रेम ऑफ मुगल एम्पायर, जिसके बेसिस पे मुगल ना सिर्फ एक इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बना सके अपने एम्पायर की, बल्कि एक लंबे समय तक अपने एम्पायर को इंटरनल रिवोल्ट से भी बचा करके रखा। मनसबदारी सिस्टम के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसकी लिंक आपको ऊपर दिख रही होगी। ये लिंक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाकर के मनसबदारी सिस्टम को डिटेल में जरूर पढ़ना, क्योंकि उससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी मनसबदारी सिस्टम को लेकर के। इसलिए ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, मैं एडवाइस दूंगा आपको कि आप समय निकाल करके वो मनसबदारी सिस्टम की वीडियो बिल्कुल ही देख लेना, क्योंकि फिर उस तरह से आपको कोई कहीं और नहीं समझा पाएगा। तो मनसबदारी सिस्टम, ये तीन पॉलिसी अकबर की थी जिसके बेसिस पे अकबर ने मुगल एम्पायर को, मुगल स्टेट को कंसोलिडेट किया और एक बड़ा सा मुगल एम्पायर बनाया। इस मुगल एम्पायर को बनाए रखा आगे चल करके जहांगीर ने, और फिर
शाहजहां ने। जहांगीर ने अकबर के डेथ के बाद से जहांगीर ने थोड़ी बहुत जो बिखर बिखर रही थी एम्पायर, उसको समेटा, लेकिन कुछ ऐसा उसने टेरिटोरियल चेंज नहीं किया। पर कल्चर के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में जहांगीर की, पेंटिंग के फील्ड में जहांगीर की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। फिर आती है बारी शाहजहां की। शाहजहां भी मोटा मोटी वही स्ट्रक्चर रखा, वही जो बाउंड्रीज थी वही रखा। एक चीज उसने की कि जो काम अकबर के समय अधूरा रह गया था, हालांकि वो जानबूझकर अकबर ने उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाया, दक्कन के मामले में अहमदनगर से कुछ ही क्षेत्र जैसे बुरहानपुर है या खानदेश है और बेरार है, ये अहमदनगर से जरूर हमला करके छीन लिए, लेकिन अहमदनगर को फिर उसने अनटच्ड रखा। और ये अकबर की राजनीतिक और रणनीतिक सूझबूझ का ही ये नतीजा था। इसको आगे चल करके जहांगीर ने भी कुछ इसमें ज्यादा टांग नहीं पसारा अपना दक्कन में, लेकिन शाहजहां ने आगे चल करके 1531 या 1536 के अराउंड अपनी ही पॉलिसी को उलट दिया। एक्चुअली शाहजहां ने अहमदनगर के साथ और दक्कन के रूलर्स के साथ समझौता किया था, जिसमें कहा था कि हम आपसे फर्दर कोई भी इस तरह की टेरिटोरी आपकी कब्जा नहीं करेंगे। और शाहजहां ने अपने जो पाम का वहां पे एक हाथ मतलब वो सिंबल दिया था। पाम का सिंबल का मतलब है, अगर कोई मुगल बादशाह अपने हाथ का सिंबल देता है किसी एग्रीमेंट पे, तो इसका मतलब है कि उस एग्रीमेंट को इटर्निटी तक के लिए वो वैलिड है, यानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए वो एग्रीमेंट वैलिड है। तो शाहजहां ने अपनी ही इस पॉलिसी को पलट दिया और आगे चल करके 1536 में औरंगजेब उस समय वहां पे दक्कन में था, गवर्नर था, अहमदनगर को हमला करके अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब इसके बाद दक्कन के राज्य तो पूरा सख्ते में आ गए। अब उनको लगने लगा कि अगर बादशाह अपने ही एग्रीमेंट का वैल्यू नहीं कर रहा तो कैसे ट्रस्ट किया जाए। और इस पे सतीश चंद्रा कहते हैं कि अहमदनगर के इस शौक के बाद दक्कन राज्य और मुगल के बीच इनका आपस में मिलना एक साइकोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी बन गई, क्योंकि इसके बाद जो दक्कनी स्टेट्स हैं, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो गोलकोंडा हो, ये कभी भी मुगल के समझौते का भरोसा नहीं कर पाए आगे चल करके। यही रीजन का कि औरंगजेब को आगे चल करके दक्कन में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा और अंत में औरंगजेब की कब्र भी दक्कन में ही खुद गई। तो खैर इसके ऊपर हम पता ही है कि टाइम हमारी कॉन्स्टेंट है, और चूंकि इस चीज के ऊपर हम मेडिवल इंडिया में ज्यादा डिटेल में बात करते हैं तो यहाँ पे हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी अब चूंकि हिस्ट्री का मामला है तो मैं उसमें पूरा ओवरवेल्म हो जाता हूँ और बह जाता हूँ पूरा आगे तक। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम कहा थे, हाँ, तो शाहजहां ने अहमदनगर को जीता, लेकिन उसके अलावा शाहजहां ने कोई ऐसी मुगल की बाउंड्री को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, बढ़ाने घटाने का काम उसने नहीं किया। लेकिन जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब ने एक बहुत ही बड़ी इंपेरियलिस्टिक ओवरव्यू लेकर के चला था। हाँ, शाहजहां के समय एक उसने बल्क अभियान किया था सेंट्रल एशिया का, पर उसमें भी उसे मुंह की खानी पड़ी और निराश होकर के लौटना पड़ा। उसकी पूरी आर्मी वहां पे चली गई, रिसोर्सेज का काफी नुकसान हुआ। अब औरंगजेब की बारी आई, तो औरंगजेब के समय औरंगजेब 1658 में बना यहाँ पे रूलर। और वो भी जब शाहजहां के बीमार पड़ने की खबर उसको मिली तो वो उस समय दक्कन में था, दक्कन से वो भागता भागता चला
और उसकी लड़ाई हुई दारा सिकोह के साथ। जो दारा सिकोह फेवरेट था शाहजहां का, लेकिन शाहजहां जिंदा ही था। शाहजहां को भ्रम हो गया था लोगों को कि शाहजहां की डेथ हो गई है। और मतलब ये खबर फैल गई थी कि शाहजहां की तबीयत बहुत ही नासाज है, बहुत ही मतलब बहुत ही खराब है तबीयत। और शाहजहां और जो बादशाह है वो कभी भी जा सकते हैं। तो औरंगजेब को लगा कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो दारा सिकोह तो वैसे भी शाहजहां का फेवरेट है, वो वहां पे बादशाह बन ही जाएगा। और इस तरह की अरेंजमेंट्स शाहजहां पहले ही कर चुका था। अगर नेचुरली सब कुछ होता तो दारा सिकोह ही शायद अगला बादशाह बनता। पर खैर यहाँ पे अब सक्सेशन की वार हो ही जाती है, होती रही है। तो औरंगजेब पहुंचा। औरंगजेब वहां पे लड़ाई हुई दारा सिकोह के साथ, और बड़ी ही क्रूरता से उसने अपने सारे भाइयों को वहां पे मार दिया। दारा सिकोह का भी ऐसा कटा हुआ सर शाहजहां को थाली में परोस करके उसने वहां पे भेंट किया। खैर हम इसमें अब नहीं पढ़ना चाहेंगे फिलहाल के लिए। तो औरंगजेब अब शासक बना। जब औरंगजेब जब 10 साल तक औरंगजेब रूल किया होगा, फिर 1658 में वो शासक बना। और 1669 से औरंगजेब के रूल में ही नॉर्थ इंडिया में ही रिबेलियन शुरू हो गए। सतनामी रिबेलियंस हुए। सबसे पहले जाट रिबेलियन हुई 1669 में इंदर गोपाल के अंडर में। फिर उसके बाद राजा राम के अंडर में हुई। फिर बाद में आगे चल करके जो सूरजमल है उनके अंडर में एक सेपरेट इंडिपेंडेंट भरतपुर स्टेट बन जाती है जाट की। फिर जाट के अलावा सतनामी रिवोल्ट हुई। फिर इधर राजपूत की रिवोल्ट हुई। और इधर मराठा परेशान कर ही रहे थे। औरंगजेब शुरू में जा नहीं सकता था, क्योंकि औरंगजेब को डर था कि अगर वो दक्कन गया और इधर शाहजहां, क्योंकि नियम तो यही था मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम वर्ल्ड में तो नियम है कि जब तक आपके पिताजी जिंदा हैं और जब तक आपको वो नहीं ऐसे नॉमिनेट करते हैं, तब तक आप राजा नहीं बन सकते, बादशाह नहीं बन सकते। और शाहजहां को उसने कैद कर रखा था। तो औरंगजेब को डर था कि अगर वो दक्कन गया और वो अभियान लंबी पड़ेगी, क्योंकि वो दक्कन की परिस्थितियों से थोड़ा बहुत वाकिफ था, वो अच्छा खासा समय दक्कन में बिता चुका था। तो औरंगजेब को डर था कि अगर वो दक्कन गया तो इधर शाहजहां कुछ ना कुछ गेम कर देगा और फिर औरंगजेब के लिए वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो औरंगजेब इस वजह से नहीं जा रहा था। इधर जब नॉर्थ इंडिया में ये शुरू हो गए, औरंगजेब की डेथ होती है जब, तो उसके बाद नॉर्थ इंडिया में रिवोल्ट शुरू हो गई। नॉर्थ इंडिया में रिवोल्ट शुरू हुई तो औरंगजेब नॉर्थ इंडिया में इंगेज रहा। इधर मराठास अपनी पावर बढ़ाना शुरू कर दिया था। औरंगजेब को बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो अपने बाप दादाओं की कमाई, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। औरंगजेब कैन नॉट अफोर्ड कि उसका दाग औरंगजेब पे लगे। तो ये बेचैनी औरंगजेब को हो रही थी दक्कन जाने की, पर वो जा नहीं सकता था, वो नॉर्थ इंडिया में फंसा हुआ था। जाट को उसने बुरी तरह से कुचल दिया। जो गोपाल थे, गोपाल भी, गोकुल गोकुल माफ करना। तो वो जो गोकुल जाट थे मेरठ में, तो औरंगजेब खुद मेरठ जा करके गोकुल को अरेस्ट करवाते हैं और उसको पब्लिकली उसके बॉडी को टुकड़ा टुकड़ा करके वो पब्लिक एग्जीबिशन में लगा देते हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि कोई रिवोल्ट ना करे। फिर इधर रिवोल्ट होती है सतनामीज की। तो सतनामीज भी लो कास्ट पीजेंट ग्रुप थे, जो रिलीजियस कम्युनिटीज भी थी एक तरह से। तो उनकी बैंड वो कहीं से गुजर रहे थे, वो ऐसे ही थे, घूमते फिरते थे। तो कुछ ऐसा रिलीजियस टिप्पणी औरंगजेब की कुछ एक सेना की टुकड़ी थी, उसने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी। वहां पे कुछ हाथापाई हुई और उसके बाद लगभग 4-5 हजार सतनामी रिवोल्ट पे आ गए। अब रिवोल्ट पे आए, चूंकि रिलीजियस कलर यहाँ पे दिखे, पर एक्चुअली जो रिवोल्ट थे
उसके पीछे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की समस्या थी, एग्रीकल्चरल क्राइसिस थे, क्योंकि ये एक पीजेंट ग्रुप भी हुआ करते थे। तो सतनामीज की रिवोल्ट थी जिसको औरंगजेब ने एक बार फिर बुरी तरह से कुचल दिया। अब इधर राजपूत स्टेट्स, औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी जिसमें टेम्पल डिस्ट्रक्शन वगैरह हुआ करती थी, जिजिया टैक्स इम्पोज कर दिया था। और खास करके जब अजीत सिंह के साथ, जो जसवंत सिंह के पुत्र थे, अजीत सिंह, जसवंत सिंह की जो डेथ हुई, तो उस समय उनका कोई बच्चा नहीं था, उनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थे, और जसवंत सिंह की डेथ हो जाती है तब। तो जब अजीत सिंह का जन्म होता है तो इन्फेंट थे, तो औरंगजेब ने उनको समन कर लिया और कंडीशन रखी कि अगर वे कन्वर्ट हो जाए इस्लाम में, तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द राजपूत्स। तो वहां पे एक बहुत ही लेजेंडरी उनके सेनापति थे, दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ की ऐसी सूझबूझ में और उनकी जो बोल्डनेस थी, तो उन्होंने सक्सेसफुली रेस्क्यू किया यहाँ से, डिस्गाइज में सबको लेकर के यहाँ से निकल पड़े, भाग गए, और अरावली तक पहुंच गया। अरावली के बाद वो तो फिर राजपूत स्टेट आ ही जाती है, तो वहां पे जाके उन्होंने सबको सिक्योर कर लिया। उसके बाद राजपूत स्टेट्स वैसे भी एंटेगोनाइज हो रहे थे अकबर औरंगजेब की पॉलिसीज को लेकर के। तो वहां पे सिसोदिया, जो उदयपुर के थे, उदयपुर के सिसोदिया, और ये जोधपुर के राठौर्स, तो इन सब के बीच, राजपूत स्टेट्स के बीच अलायंस बन गई और ये बहुत मजबूत हो गए। तो औरंगजेब भी फिर इनका कुछ कर नहीं सके, राजपूत का कुछ कर नहीं सके, अल्टीमेटली इनको राजपूत के साथ ट्रीटी करनी पड़ी। और इधर बीच में क्या हुआ कि जब इनके साथ चल रही थी, लड़ाइयां चल रही थी राजपूत के साथ, तो औरंगजेब ने अपने बेटे को, अकबर को, अकबर सेकेंड को भेजा इनको दबाने के लिए, राजपूत को दबाने के लिए, पर और अकबर खुद विद्रोह कर बैठा और वो जाकर के राजपूत से मिल गया। औरंगजेब ने यहाँ पे एक कूटनीति खेली कि राजपूत कैंप में ऐसी फर्जी चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी, ये फैलाना शुरू कर दिया कि अपने बेटे की तारीफ में कि बहुत शाबाश अकबर, तुमने प्लान के मुताबिक राजपूतों को अपने प्रभाव में ले लिया। ऐसा करके फिर राजपूत को ये जब खबर मिली तो वे अकबर के कैंप से बाहर चले गए, बाहर हो गए। पर फिर कुछ ही समय में उनको समझ में आ गई कि ये औरंगजेब की चाल थी। तो यहाँ पे दुर्गादास राठौर ने फिर से एक बार अकबर को रेस्क्यू करके मराठों के कैंप में भेज दिया। अब आपने अगर ये मूवी देखी है, छावा मूवी अगर देखी होगी, तो छावा मूवी में आपको याद होगा था एक सीन है, औरंगजेब का जो बेटा जाता है संभाजी के साथ मिलने के लिए, तो वही है अकबर, अकबर सेकेंड, वो औरंगजेब का बेटा है। उसी को उसी को दबाने के लिए, उसी के पीछे, उसी के बहाने औरंगजेब पीछे पीछे जाता है वहां दक्कन, उसी कॉन्टेक्स्ट में। और दक्कन जाता है तो सोचा कि एक दो साल में वहां पे सब कुछ सेटल करके लौट जाएंगे, लेकिन जब एक बार दक्कन गया तो वो 25 साल तक वहां पे फंसा रह गया। और अंत में उसकी कब्र भी महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद जगह है, तो औरंगाबाद में है उसकी कब्र है औरंगजेब की, वहीं उसकी डेथ हो जाती है, औरंगजेब कभी लौट नहीं सका। तो औरंगजेब के शासन में ही इतनी इतनी रिवोल्ट हुई। तो जो मुगल एम्पायर की एडिफाइस थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो जरूर हिल गई थी औरंगजेब के समय में, लेकिन टूटी नहीं।
औरंगजेब ने इसको टूटने नहीं दिया। औरंगजेब का प्रभाव भी इतना था, या औरंगजेब का जो डर था, वही वो भी समझ सकते हैं कि जो ओपनली राजपूतों को छोड़ करके कोई भी स्टेट ओपनली रिबेल नहीं कर सके औरंगजेब की। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है, या उससे पहले भी जब वो दक्कन में एक लंबे समय तक इन्वॉल्व हो जाता है, 1681 में वो दक्कन गया और उसके बाद वो दक्कन में ही रह गया, तो कुछ स्टेट्स के गवर्नर्स ने, जैसे बंगाल में, बंगाल का जो गवर्नर था वो ये औरंगजेब का ही ग्रैंड सन था, उसका ही पोता था, उसका जो बेटा बहादुर शाह है, जो औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह बनता है, तो उस बहादुर शाह का बेटा था अजीम उस शान। तो वो अजीम उस शान था बंगाल का गवर्नर। तो औरंगजेब की इधर ऑक्यूपेंसी को देख करके अजीम उस शान ने रिवेन्यू में वहां पे कुछ रेवेन्यू दबानी शुरू कर दी, और उसने अपनी पावर सेंटर वहां पे बना ली। पावर सेंटर का मतलब है कि अपनी जो लॉयल उसके जो भी दोस्त होंगे, रिश्तेदार थे, उन सबको वहां की आसपास की जागीर दे दी, इंपॉर्टेंट जागीर। बंगाल एक फर्टाइल रीजन था, प्लस बंगाल में ट्रेड शुरू से होती रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और इंट्रा ट्रेड। तो बंगाल एक प्रॉस्पेरस रीजन थी। उसी तरह और भी रीजन थे, जैसे अवध एक प्रॉस्पेरस रीजन थी, गुजरात एक प्रॉस्पेरस रीजन थी। इन रीजन्स को कोई भी, चाहे वो दिल्ली सुल्तान की बात हो, चाहे वो मुगल्स की बात हो, चाहे वो ब्रिटिश की बात हो, या चाहे उससे पहले की ही बात हो, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न टाइम्स तक, कोई भी रूलर इन रीजन्स को नहीं छोड़ सकता है, और वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो इन रीजन्स पे अपना अधिकार बनाए रखे। औरंगजेब जब तक जिंदा था, भले ही वो दक्कन में हो, लेकिन किसी ने ओपनली रिवोल्ट नहीं की। वो अलग बात है कि उसकी दक्कन में एंगेजमेंट देख करके कई सारे गवर्नर्स पैसों की हेरा फेरी करनी शुरू कर दी थी, अपनी भरपाई शुरू करनी, और पावर सेंटर चुपचाप डेवलप करना शुरू कर चुके थे। पर ऐसा नहीं था कि औरंगजेब को इसकी खबर नहीं थी, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम जो आप देखेंगे वहां पे मैंने आपको बताया था कि मनसबदारी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था चेक एंड बैलेंस। यानी कि प्रोविंसेस में जो ऑफिसर्स होते थे, वो ऑफिसर्स एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, वे ऑफिसर्स इंडिविजुअली बादशाह को रिस्पॉन्सिबल थे। यानी कि अगर वो दीवान बनाएंगे तो वो दीवान कौन नियुक्त करेगा? वो दीवान नियुक्त करेगा मुगल बादशाह, और वो जो दीवान है वो रिपोर्ट डायरेक्ट सेंटर को आके करेगा। गवर्नर जो है, जिसको निजाम कहते हैं या नजीम कहते हैं, तो वो रिपोर्ट करेगा गवर्नर को। तो जो भी ऑफिसर्स हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सेंट्रल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है। तो मनसबदारी सिस्टम एक हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम थी, और इसका जो केंद्र था वो सबसे केंद्र में था बादशाह। तो सबका कंट्रोल बादशाह अपने पास रखा हुआ था। तो जब तक ये चेक एंड बैलेंस की सिस्टम थी, तब तक कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंटली ओपन रिबेलियन करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि हमेशा उसको डर था कि दूसरा ऑफिसर कहीं बादशाह को जाकर रिपोर्ट ना कर दे। इसलिए ये दुविधा बनी रही गवर्नर्स के साथ। लेकिन अकबर की इधर इंगेजमेंट को देख करके अपने अपने यहाँ पे सभी गवर्नर्स, लगभग सभी गवर्नर्स ने अपने अपने पावर सेंटर देखने शुरू कर दिए थे, बनाने शुरू कर दिए थे। तो कैसे पावर सेंटर बनाएंगे, तो उन्होंने जो जागीरदार की ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। हालांकि जागीरदार को ट्रांसफर मुगल बादशाह ही करता था, लेकिन एक डेलीगेटेड रेगुलेशन होती है जो आज भी चलती है, डेलीगेटेड रेगुलेशन, जहां पे है कि जैसे आज पार्लियामेंट कोई रूल्स बना सकती है, लॉ बना सकती है, लेकिन हो सकता है कि रूल्स रेगुलेशन बनाने की पावर किसी और अथॉरिटी को भी दे सकता है पार्लियामेंट। उसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो वैसे ही कुछ एग्जीक्यूटिव पावर जो बादशाह के अंडर होती थी, वो डेलीगेट करती थी प्रोविंशियल गवर्नर्स को। रीजन सिंपल सा था कि अगर कोई भी डिसीजन लेनी हो, तो वो डिसीजन अगर डायरेक्ट बादशाह लेगा हर बार, तो ये डिसीजन को कन्वे करने में, एग्जीक्यूट करने में जो टाइम है, उस टाइम को कम करने के लिए
गवर्नर को कुछ सनद दे दिया जाता था, और सनद का मतलब है कुछ ऐसे राइट्स दिए जाते थे, अधिकार दिए जाते थे जो बादशाह की तरफ से गवर्नर एग्जीक्यूट कर सकता था। उनमें से एक राइट थी जागीरदारों की ट्रांसफर, लेकिन अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में। तो इसने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जो थे उसने जागीरदारों की ट्रांसफर उड़ीसा तरफ कर दी। उड़ीसा की लैंड उतनी फर्टाइल नहीं होती थी, और बंगाल में अपने जान पहचान के लोगों को, ऑफिसर्स को जागीर ट्रांसफर कर दी। तो इस तरह से इन्होंने अपने पावर सेंटर डेवलप कर ली। ऐसे ही हर जगह हो रही थी। अवध में भी सेम ऐसी ही चीजें हो रही थी, गुजरात में भी ऐसी चीजें हो रही थी। हर जगह कुछ ऐसे ही पावर सेंटर्स डेवलप हो रही थी, और इधर औरंगजेब दक्कन में इन्वॉल्व था। तो औरंगजेब जब तक रूलर रहा, दरार भले ही दिखने लगी थी, लेकिन एम्पायर टूटी नहीं कभी। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, सारे राजपूत राज विद्रोह कर देते हैं एक साथ। एक एक करके सभी इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर करने लग जाते हैं। मराठाओं के साथ जो उसकी थी, तो शिवाजी की तो डेथ हो चुकी होती है पहले ही। अब उसकी जो स्ट्रगल थी वो संभाजी के साथ थी। संभाजी को आपने छावा मूवी में देखी होगी कि संभाजी को कैसे वो यातना दे करके मार देते हैं। तो संभाजी की जो शहादत की खबर चलती है मराठाओं में, तो मराठाओं में जो एक राष्ट्रीय भावना थी वो इतनी प्रबल हो जाती है। और चूंकि संभाजी के बाद पावर की डिसेंट्रलाइजेशन हो गई, तो जगह जगह विद्रोह होने लग गए। और मराठाओं में जब जगह जगह विद्रोह होने लग गए, तो औरंगजेब इस चीज को एंटिसिपेट कर ही नहीं सका कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। औरंगजेब ने ऐसा कभी एंटिसिपेट नहीं किया कि ऐसा हो सकता है। उसको लगा कि संभाजी को खत्म करेंगे मराठाओं के साथ हमारी, फिर जो भी हम किसी को बना देंगे यहाँ पे इसका उत्तराधिकारी, और हम उसके साथ नेगोशिएट करेंगे। वैसे भी संभाजी का जो बेटा था साहू जी, उसको कैद में ही रखा। जो संभाजी को जो उसने पकड़ा था, तो साथ में साहू भी, उसका बेटा भी था साहू। तो साहू भी कैद में, औरंगजेब के कैद में ही रहा। अब औरंगजेब ने सोचा कि साहू को हम इसको रिलीज करके हम नेगोशिएट कर लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और मराठा जो डिसेंट्रलाइज हो गए, तो जगह जगह विद्रोह होने लगे। अब इस विद्रोह को औरंगजेब समझ नहीं पाया और दबा नहीं सका। अल्टीमेटली औरंगजेब की डेथ हो गई, और उसके बाद बहादुर शाह उसका उत्तराधिकारी, जो सेकंड नंबर पे था बहादुर शाह, वो मुगल बादशाह बनता है। मुगल बादशाह बनने के बाद बहादुर शाह ने औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज को रिवर्स किया। जैसे औरंगजेब की जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी थी, उसको उसने बदल के थोड़ी पैसिफिक और रिकॉन्सिलिएटरी पॉलिसी अपनाई। शुरुआत में तो वो राजपूत की तरफ मार्च किया, लेकिन फिर राजपूत के साथ भी नेगोशिएट करके राजपूत को भी उनको वो ऑटोनोमस दे दी, इंडिपेंडेंस उसको, इंडिपेंडेंट उसको उनको रहने दी। फिर मराठाओं के साथ उसने रिकॉन्सिलिएटरी अप्रोच दिखाई, जो साहू जी को रिलीज किया, लेकिन साहू जी को मराठाओं का छत्रपति उसने नहीं माना। उसने पेंशन नहीं किया कि मराठाओं का छत्रपति है। तो मराठाओं के बीच सिविल वार उधर शुरू हो गई थी। तो मराठाओं में एक तरह से थोड़ी उसने दिखाई अपने वो होशियारी दिखाई कि पावर, बैलेंस ऑफ पावर दक्कन में उसने बनाए रखा। तो मराठा आपस में इन्वॉल्व रहे, जिसकी वजह से मराठा भी आगे खतरा पैदा नहीं कर सके बहादुर शाह के लिए। लेकिन अल्टीमेटली पेशवाज के अंडर एक बार फिर मराठा राइज करेंगे, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए मराठाज के साथ बहादुर शाह ने डील किया। मराठाज के बाद उसने औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज को रिवर्स किया, और अपने जो नोबल्स हैं उनके साथ भी थोड़ा लीनियंट ही बिहेव किया, उनको ज्यादा दबाने की कोशिश नहीं की।
तो इस तरह से बहादुर शाह ने औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज को बदलने की कोशिश की, लेकिन बहादुर शाह की डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद वो गद्दी पे बैठता है और 1712 में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो बहादुर शाह कुछ खास कर नहीं सका। इसके बाद जो भी मुगल एम्पायर्स बने, जिनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं, they all suffered from the loss of character, and hence they were incompetent enough, and they could not check the further decline of मुगल एम्पायर। तो इसके बाद पावर की इक्वेशन में थोड़ी चेंज आती है। मुगल बादशाह जो मजबूत हुआ करते थे अब कमजोर होने लगे। जो उत्तराधिकारी की लड़ाई और राजकुमारों के बीच होती थी, प्रिंसेस के बीच होती थी, वो उत्तराधिकार की लड़ाई अब नोबल्स के बीच होने लगी। नोबिलिटी में एक वो फैक्शंस होने लगे, फैक्शनलिज्म हो गई, अलग अलग गुट बनने लगे, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, दक्कनी, अफगानी। तो कई तरह के गुट बनने लगे, ये गुट आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे। तो अल्टीमेटली मुगल एम्पायर की डिक्लाइन हो गई और फाइनली जो 1764 के बाद जब बैटल ऑफ बक्सर होती है, तो उसके बाद ब्रिटिश आ जाते हैं सीन में और मुगल बादशाह के साथ जो ट्रीटी होती है, तो मुगल ब्रिटिश के पेंशनर हो जाते हैं। इलाहाबाद उनको शिफ्ट कर दी जाती है, ब्रिटिश के पैट्रोनेज में आ जाते हैं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड तो फिर मराठा आते हैं, ब्रिटिश के वहां से निकालते हैं, इलाहाबाद से निकालते हैं और जाकर के लाल किला पे स्थापित कर देते हैं। और फिर मुगल चले जाते हैं इनके हाथों में, मराठाओं के हाथ में। 1802 1803 में एक बार फिर से जब सब्सिडरी अलायंस हो जाती है पेशवाज के साथ और मराठाओं को दबाने के बाद, तो एक बार फिर से मुगल बादशाह ब्रिटिश के पेंशनर बन जाते। तो इस तरह से ब्रिटिश आगे चलते रहे और फाइनली 1857 में जब रिवोल्ट होती है और बहादुर शाह को ये जो रिवेलियंस थे उन्होंने अपना नेता डिक्लेयर करते हैं, तो बहादुर शाह जफर को जो आखिरी मुगल एम्पायर थे, तो उसको रंगून ब्रिटिश भेज देते हैं और रंगून में ही प्रिजन में ही बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है। जिसके बाद 1858 में जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में लेती है और मुगल रूल की ऑफिशियली एंड हो जाती है। तो ये थी मुगल की कहानी, जिसको मैंने कोशिश की कि उतनी डिटेल में नहीं जाने की, पर कुछ इवेंट्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि उनको बताने का भी मन कर जाता है। तो फिर भी मैंने कोशिश की उतनी डिटेल में आपको नहीं ले जाने की। अब इसके बाद आती है बात की जो इतनी बड़ी एम्पायर थी उसकी डिक्लाइन हो जाती है। तो डिक्लाइन होती है तो इसका कारण भी ढूंढा जाएगा। ये छोटी मोटी बात तो नहीं है। ये 150-200 सालों तक दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना अपने कंटेम्प्ररी के लिए, जैसा कि बिपिन चंद्रा लिखते हैं, एनवी टू इट्स कंटेम्प्ररी। जो इसके कंटेम्प्ररी जिनके समकालीन है वो इनको देख करके जलन होती थी जिनको, इतना विशाल एम्पायर ना सिर्फ स्ट्रेंथ में बल्कि कल्चरल फील्ड में भी, कल्चरल एटमोस्फेयर में भी दूर दूर से स्कॉलर्स आ रहे हैं, दूर दूर से अपने अपने आर्ट फॉर्म्स के दिग्गज आ रहे हैं। मुगल एम्पायर में आकर के उनको नौकरियां मिल रही हैं। दूर दूर से एक्सपीरियंस वाले ऐसे वॉरियर्स आ रहे हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं जिनको मुगल दरबार में आकर के प्रतिष्ठा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, मनसब मिल रही है, रैंक मिल रही है। तो ये मुगल के दुनिया भर में मुगल एम्पायर एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। तो इतनी बड़ी एम्पायर, इतनी महान एम्पायर की डिक्लाइन होती है, तो इस डिक्लाइन के पीछे कारण को ढूंढने की कोशिश की गई। हालांकि हम अपनी इस क्लास में इन कारणों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये
फिर हमारी मेडिवल हिस्ट्री की पार्ट हो जाती है जहाँ पे हम इसको एक्सटेंसिवली डील करते हैं। पर यहाँ पे कुछ कारण ऐसे हैं, जैसे आप ये देखो कि आप इस पर समझ सकते हैं कि ये नेमोनिक्स है, तो इसको आप समझो कि एम्पियर किस तरह से समझो। एम्पियर, एम्पियर तो आपको याद रहेगी। तो ये कुछ सब सेक्शंस आपको याद रखने के लिए नेमोनिक्स। तो ए से एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रीजनल और एक्सटर्नल। तो ये कुछ सब सेक्शंस हैं जिनके बेसिस पे आप जो कुछ रीजन्स हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के, तो इन सब सेक्शंस के अंडर में आप डिक्लाइन को समझ सकते हैं। पर मैं आपको दो कारण के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये जरूरी है जो हम आगे पढ़ेंगे रीजनल किंगडम्स की राइज, तो उसमें जरूरी हो जाती है ये चीज। एक तो औरंगजेब की अपनी पॉलिसी है जिसको जादूनाथ सरकार ज्यादा उनको इम्फेसाइज करते हैं, बताते हैं कि ये मेन कारण थी मुगल की डिक्लाइन की, औरंगजेब की पॉलिसी, जिसमें कहते हैं कि औरंगजेब की एक तो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी थी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, और दूसरी डेक्कन पॉलिसी। जादूनाथ सरकार कहते हैं कि जादूनाथ सरकार एक कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर है, यानी कि वो ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री उन्होंने लिखा था। तो जादूनाथ सरकार कहते हैं कि जिस तरह से स्पेनिश अल्सर नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी तरह से दक्कन अल्सर भी औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। यानी कि उसकी जो 25 साल की लंबी इन्वॉल्वमेंट है दक्कन में, वो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का कारण बने। एंड ही इज समवट राइट। Why he is right? Because his 25 years of warfare in the Deccan without gaining anything substantial resulted in or caused financial strain to the empire. It has exhausted the army, and more importantly, it left North India vulnerable to the rebellions. तो औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी ने ना सिर्फ इकोनॉमी को स्ट्रेन कर दिया, खजाने को ब्रिटिश और मुगल के खजाने को खाली कर दिया, आर्मी को भी इसने एग्जॉस्ट किया। कई एबल जो भी सोल्जर्स थे वो सोल्जर्स मारे गए, कई सेनापति इस युद्ध में मारे गए। तो आर्मी को भी इसने पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया, और नॉर्थ इंडिया में भी इसने स्पेस दी रिबेलियन को जन्म लेने की। तो ये पॉलिसी, इसको रघुनाथ सरकार मानते हैं कि ये निर्णायक फैक्टर थी मुगल एम्पायर की डिक्लाइन होने की। लेकिन एक सतीश चंद्र है, सतीश चंद्र की बुक आप पढ़ते हैं मेडिवल इंडिया में, तो वही सतीश चंद्र, तो वो कहते हैं कि हाँ ये पॉलिसीज हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम एक 200 सालों से बनी हुई एम्पायर की बात कर रहे हैं, और 200 सालों से जो एम्पायर बनी उसके डिक्लाइन के लिए कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, या कोई एक रूलर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। औरंगजेब जब तक था तो औरंगजेब ने अपनी एम्पायर बचाई हुई थी, भले ही रिबेलियन हुए लेकिन एम्पायर बचाई हुई थी। लेकिन उसके बाद जो डिक्लाइन हुई तो उसमें उसके सक्सेसर्स की भूमिका कम, उस समय की जो क्राइसिस थी उसकी भूमिका अधिक है। यानी कि उस समय की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की भूमिका सतीश चंद्र हाईलाइट करते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन द मुगल कोर्ट। उस बुक में उन्होंने जागीरदारी क्राइसिस को मेन रीजन बताया मुगल के डिक्लाइन की। अब जागीरदारी क्राइसिस क्या है, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। जागीरदारी क्राइसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और फिर हम आगे की बात करेंगे, और रीजनल स्टेट्स के राइज की बात हम आगे करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम
जागीरदारी क्राइसिस को समझेंगे। तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, कल होगी, तो उससे पहले आप मनसबदारी सिस्टम की जो यहाँ पे आपको लिंक मैं दे रहा हूँ, उस लिंक से जाकर के मनसबदारी सिस्टम को आप पढ़ लेना। वो कुछ ऐसी 1 सवा घंटे की या 1.5 घंटे की वीडियो होगी, पर वो बहुत अच्छी वीडियो है। उसमें मैंने एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। मनसबदारी सिस्टम में आपकी जितनी भी दिक्कत है, वो सारी दिक्कत आपकी वहां से खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जागीरदारी क्राइसिस की, सतीश चंद्रा क्या कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो मुगल के डिक्लाइन को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो जागीरदारी क्राइसिस की होने वाली है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आज की वीडियो यही हम खत्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो में किस तरह की सुधार रिकमेंड करना चाहते हैं। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, अगली क्लास में, जिसमें हम जागीरदारी क्राइसिस और राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स के ऊपर बात करेंगे।